प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम है जय किशन मौर्य और मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम गुलाम के नियम के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि गुलाम का नियम किस काम में आता है, तब हमें इसके बारे में जानने में और अच्छी उत्सुकता होगी। जैसा पता है आपको, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात की थी कि जब भी कोई आवेश रखे जाते हैं कुछ दूरी पर तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण आवेश के नेचर पे डिपेंड करता है कि उनमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। फिलहाल दोनों ही स्थिति में उनके बीच बल लगता है और वह बल जो स्थिर आवेशों के बीच लगता है, यानी ऐसा बल जो स्थिर आवेशों के बीच लगता है, Q1 Q2 मान लो दो आवेश रखे हैं जो कि स्टैटिक 6 पॉइंट पे एक दूसरे से r दूरी पर, तो जो इनके बीच लगने वाला बल होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लिखते हैं, देखिए क्योंकि आवेश स्थिर है इसलिए उसमें क्या लगा देते हैं स्थिर, और फिर क्योंकि चार्ज है तो चार्ज का संबंध वैद्युत से होता है तो स्थिर वैद्युत बल, यानी कूलाम का नियम हमें किसके बारे में बताता है, स्थिर वैद्युत बल के परिमाण व दिशा के बारे में हमें सूचित करता है। तो आइए नियम को समझते हैं। पहले हम नियम को लिख लेते हैं फिर आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। यानी स्थिर विद्युत बल की बात करते हैं ना, तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, या ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम लॉ क्या कहता है कि किन्हीं दो, जो हम लिखते हैं स्थिर आवेश, मतलब स्थिर आवेशों के मध्य तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कूलाम का नियम क्या कहता है। कि कूलाम का नियम किसके बारे में बताता है, वो हमें स्थिर वैद्युत बल के बारे में बताता है। किसके बारे में, स्थिर वैद्युत बल के बारे में। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, जब कोई दो आवेश स्थिर हो और उनके बीच जो बल लगता है उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत बल कहेंगे। और इस बल के परिमाण व दिशा के बारे में कूलाम महोदय ने सन 1785 में यह नियम स्पष्ट किया और इस नियम के बारे में हम जानते हैं। तो उन्होंने क्या समझाया कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है, यानी आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है, वो परिमाण में क्या होगा, उन आवेशों के गुणनफल, यानी जो आवेश होंगे अर्थात दो आवेश होंगे और उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों का पहले गुणनफल करेंगे और उसके अनुक्रमानुपाती होगा, तथा उनके बीच की दूरी, अगर हम इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती लिखने के लिए हम उसे उल्टा कर देते हैं और फिर इसी अनुपाती के साथ लिख सकते हैं। तो जैसे कि समझा आपने, कूलॉम महोदय ने समझाया है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है उनके परिमाण के बारे में बताया है कि वह बल कैसा होगा, उनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और ऐसा कुछ फॉर्मेशन रखेगा। आगे के लिए हम इस बल में सर्वप्रथम हमें ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट लिखेंगे के, और फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं इक्वलिटी के रूप में। और अब हम इसको ऐसे ब्लॉक कर देते हैं और इसे बक्से में बंद करते हैं। तो ये हुआ नियम, पर अभी भी इसमें हमें बहुत कुछ जानना बाकी है, तो मुझे हटाना पड़ेगा ये सारी चीजें और फिर इसके आगे हम अगला आगे सीखते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। तो अभी हमने स्टेटमेंट लिखा था और डिलीट कर दिया, और स्टेटमेंट से हमें क्या आउटकम मिला कि जो इन दोनों के बीच लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, इन दोनों की वर्ग के, इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। और हमने उसमें एक कांस्टेंट के अप्लाई किया था।
तब हम जाके उसको इक्वल के फॉर्म में लिख पाए थे। अभी आगे हम चलेंगे, के के बारे में जानेंगे। यहाँ पर के क्या है? के एक नियतांक है। के क्या है? एक नियतांक है। नियतांक का क्या इस्तेमाल होता है हमारे फिजिक्स में? नियतांक क्या करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदल देते हैं। इससे पहले हमने इसको प्रोपोर्शनलिटी में लिखा था, जैसे ही के आया यहाँ पे क्या हो गया? नियतांक होगा। और एक प्रत्येक नियतांक की एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर के की वैल्यू जो होती है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9। और यूनिट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये हम के लिखेंगे। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली नोन है। हम इस पर मतलब हम इस पर क्या कर सकते हैं, ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसी होती है? एक्सपेरिमेंट से आती है। आगे आपको समझ में आएगा कि कैसे ये हमें प्राप्त हुई। अब के को थोड़ा और डिटेल में लिखते हैं, यानी के को और एक्सप्लेन करते हैं। तो के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये एप्सिलॉन बड़े इंटरेस्ट की चीज है। ये एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट करता है निर्वात की विद्युत निर्वात की विद्युतशीलता को। विद्युतशीलता क्या होती है? निर्वात की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि इनके बीच लगने वाले बल से जुड़ी होती है, अर्थात इसीलिए वो इसके बल के फॉर्मूले में आती है। और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अभी आप समझिए कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। ये विद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करता है। और विद्युतशीलता की क्या होती है? एक नॉन प्रत्येक मीडियम की यानी निर्वात की क्या होती है? एक नॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, जो कि होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, 10 टू पावर -12 क्या होता है? यूनिट में लिखेंगे तो यूनिट में हम लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हमने जाना कि जो कूलम के लॉ में ये फोर्स के फॉर्मूले में जो के आता है उसे वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जस्ट अ कांस्टेंट। इसकी कोई नेमिंग नहीं की गई है। उसकी वैल्यू ये है। और इस के को हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम इन चीजों को क्या करें? सरल करके लिख सके। तो यहाँ पर इसकी अलग अपनी पहचान है, जहां पर इसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता इस सराउंडिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, अर्थात यहाँ पे क्या है? निर्वात है तो वो निर्वात की विद्युतशीलता है। और इसकी एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है वो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और ये इससे रिप्रेजेंट करती है। आगे के वीडियोज में हम विद्युतशीलता को डिटेल से पढ़ेंगे, अभी समझ लेते हैं। तो यहाँ तक हम कूलम के नियम के बारे में जान चुके हैं, जो कि कूलम नियम ने बहुत महोदय ने हमें बताया है। उनका जो सैद्धांतिक पक्ष है कूलम के नियम का, यहाँ से कंप्लीट होता है। आगे इस नियम के कुछ प्रायोगिक पक्ष भी हैं जिन्हें हम चर्चा करेंगे। बिना उनके ये नियम अप्रूवल है। ये नियम आप समझ तो गए, पर इन्हें अपने थ्योरीज में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप इम्पोज नहीं कर सकते बिना इसका प्रायोगिक पक्ष जाने हुए। तो इसको मैं इरेज करता हूं और बल के बारे में बात करते हैं कि फोर्स कैसा है। तो मैं यहाँ टॉपिक लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्थिर विद्युत बल के गुण। समझते हैं कैसे, क्या गुण होते हैं? तो 2-3 चीजें हमें समझने की बात है कि लेट सपोज एक सिनेरियो लेते हैं जहां पे हमने दोनों आवेशों को कैसा लिया है। इसको मैं जरा बीच में बना लेता हूं। पॉजिटिव आवेश है Q1 Q2, तो और इनके बीच की दूरी r है और आवेश इस प्रकार से रखे हुए हैं। तो समझिएगा, तो फ्रैंकलिन महोदय ने कहा है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा? बल आरोपित होगा। अब बल कैसे आरोपित होगा, अब ये चीजें समझने की बात है। तो कूलम के नियम का जो बल होगा उसका परिमाण हम जान जाएंगे उस फार्मूले के विषय से। इसमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन बल लगेगा कैसे, उसका नेचर क्या होगा, ये सारी चीजें जानने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो बल कैसे लगेगा?
ये वाला आवेश, देखिए बल ये वाला आवेश जो है इस पर बल लगाएगा, तो वो बल कैसा लगाएगा, इस दिशा में लगाएगा। हमें अभी के लिए दोनों आवेश कैसे लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन पर क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये बल लगेगा। और इस बल को मैं फोर्स करके इसकी एक नेमिंग करता हूं अलग से। नेमिंग कैसे करूंगा, ये बल किस पर लग रहा है, 1 पर, और लगा कौन रहा है, हाँ, तो बल कैसे लग रहा है, बल किस पर लग रहा है, 1 पर, और लगा कौन रहा है, 2, तो इसको क्या लिखेंगे, F21 लिखेंगे। हाँ, थोड़ा सा लाइट, इसको जरा बीच में लेते हैं, यहां से काटते हैं। तो अभी तक हम कूलाम के नियम के सैद्धांतिक पक्ष देख चुके हैं, जो कि कूलाम ने हमें अपने नियम में एज इट इज बताया था। आगे चलकर हम उसके नियम को प्रायोगिक पक्ष दिखेंगे, और वो प्रायोगिक पक्ष हम इस हेडिंग के अंतर्गत दे सकते हैं, जो कि है स्थिर वैद्युत बल के गुण। तो इसमें समझेंगे हम कि बल कैसे लगता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, और यह बल कैसे अन्य चीजों से अलग है। हमें पता है कि आवेश रख देंगे ऐसे, हम इसके लिए 2 पॉजिटिव आवेश लेते हैं, तो ये +Q1 +Q2, तो इन दोनों के बीच जो लगेगा वो परिमाण में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। और इन पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में बल लगेगा। तो पता है कि बल कैसा लगेगा, क्योंकि आवेश कैसे है, पॉजिटिव है, यानी लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन लगेगा। तो ये रिपल्सन फॉर्म कैसे होगा, तो ये वाला आवेश जो है इस पर क्या होगा, इस दिशा में बल लगाएगा, और ये वाला आवेश इस दिशा में क्या, ये वाला आवेश इसको इस दिशा में बल लगाएगा। परिमाण में ये दोनों तो एक ही होंगे, लेकिन इनके बीच में जो डायरेक्शन होगा या फिर जो उनका बल का रिप्रेजेंटेशन हो, उसको हम अलग करके लिख सकते हैं। तो इधर जो बल लगेगा वो कौन लगा रहा है, किस पर बल लग रहा है, 1 पे, लगा कौन रहा है, 2, तो इस तरफ जो बल लगेगा उसको हम F12 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों 12, F बल किस पर लग रहा है, 1 पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, 2 लगा रहा है, तो ये क्या होंगे, F12 होगा। इसी तरह से इधर जो बल लगेगा वो क्या होगा, बल किस पे लगेगा, F2 पर, ठीक, और लगा कौन रहा है, 1, तो उसे F21 से रिप्रेजेंट करेंगे। और परिमाण में ये दोनों क्या होंगे, F21 हो चाहे F12 हो, ये दोनों परिमाण में F के ही बराबर होंगे। और इनके बीच क्या होगा, फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R²। ये कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन लेता है, जहां पे आपको समझ में आएगा कि एक चार्ज पर दूसरा वाला चार्ज कैसे बल लगाता है। तो ये बल क्या है, दोनों अपोजिट हैं। सपोज अगर हम इस चार्ज को ऐसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मैं तेजी से, बहुत ही तेजी से खींचूंगा तो ये क्या होंगे, आपस में रस्टर टूट जाएगा, उससे उनके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी या दूरी नष्ट हो जाएगी। तो ये चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट भाग जाएंगे। तो बल इसीलिए है रिपल्सन का फॉर्म, बल रिपल्सन पेयर है, और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब यही सिनेरियो में आप अगर हम माइनस माइनस ले लेंगे तो क्या होगा, सिचुएशन अभी भी सेम है। अभी ये दोनों क्या है, अनलाइक लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस हैं तो ये पहले की भांति क्या करेंगे, बल लगाएंगे। इसका मतलब चाहे चार्ज प्लस हो या माइनस, अगर वो पेयर क्या है, लाइक चार्जेस के हैं, तो सेम टाइप के बल क्या होते हैं, एक्सर्ट करते हैं। अब यही चीज हम देख लेते हैं अपोजिट फेज में, एक चार्ज को हम नेगेटिव लेते हैं और एक चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि इन दोनों के बीच कैसा बल लगता है, तब इन बलों के निशान क्या होंगे, पलट जाएंगे। अर्थात अब ये चार्ज क्या होगा, इसकी ओर आकर्षित होगा, और ये चार्ज इसकी ओर आकर्षित होगा। यानी अब जो बल लगेगा इधर, ये कौन लगाएगा, इस प्रकार से लगेंगे, तो इस पर बल लगेगा 1 और लगाएगा कौन, 2, और इस पर बल इस दिशा में लगेगा,
ये इसको क्या लिखेंगे F21। तो अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये जो बल के पेयर हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित करें ना, तो आकर्षण बल कैसा होगा, इन दोनों के चार्जेस को एक दोनों के पास लाता है। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का एक अंतर हम भी सोच सकते हैं कि जो आकर्षण बल है वो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या करता है, घटाता है, और जो प्रतिकर्षण बल होगा वो उन दोनों के बीच की दूरी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो अपोजिट चार्जेस में बल इस तरह का फॉर्म होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि जो कि न्यूटन के नियम में बताया गया है, जो बल क्या होगा, उन दोनों के रेखा के बीच के अनुदिश ही फॉर्म होगा। अर्थात अगर हम कोई दो आवेश रखेंगे Q1 Q2, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो लगने वाला बल होगा F12 या IF2 इन दोनों रेखा के अलावा, यानी इन दोनों की रेखा के अलोंग ना आकर किसी और डायरेक्शन में चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, तो ये चीजें नहीं होंगी, ये इसके खिलाफ है, अर्थात ये रूल में नहीं आता। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नेचर अलाउ नहीं करती है कि वो जो लगने वाला बल होगा इन दोनों की रेखा के अपोजिट ये या इन सब तरह का हो जाएगा। वो साइन के अकॉर्डिंग कैसा होगा, इसी रेखा के इधर लगेगा या इधर लगेगा, या इधर लगेगा या इधर लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जो लगने वाला बल है इस लाइन को छोड़कर किसी और डायरेक्शन में लग जाए। तो ये अनुदिश कहने का मतलब हुआ। तो यहाँ से हमने कूलाम के नियम के बारे में काफी कुछ जान लिया। सर्वप्रथम हमने स्टेटमेंट देखा। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था कि किन्हीं दो स्थिर आवेश, क्योंकि पता है कि हमें स्थिर आवेशों के बीच ही कल्पना करनी है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैट की यूनिट पढ़ रहे थे। तो आवेश कैसे होंगे, स्थिर होंगे, और उनके बीच की दूरी कैसी होगी, आवेश स्थिर होंगे और उनके बीच की दूरी जो है नियत होगी। तो नियत दूरी, तो इसे क्या कहेंगे, ये स्थिर वैद्युत बल इनके बीच लगने लगेगा। तो स्थिर वैद्युत के परिमाण के बारे में कूलाम महोदय ने हमें जानकारी दी और फॉर्मूला अपना बताया कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K कांस्टेंट है, K को खोलोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगी। दोनों की अलग अलग वैल्यू हमने तय की। फिर उसके बारे में बल को सैद्धांतिक पक्ष हमने समझ लिया, और उसके बाद हम इसके प्रायोगिक पक्ष पे आ गए। प्रायोगिक पक्ष में हम अलग अलग नेचर देखें कि चीजें कैसे घटित होती हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि अपोजिट बल एक दूसरे के दूर भाग जाते हैं सेम चार्जेस के लिए, और विपरीत चार्जेस के लिए वो दोनों को पास आ जाते हैं। तो बल किस तरह से लगते हैं, तो हमें समझ में आया कि बल कैसे पेयर के फॉर्म में लगते हैं। और एक और रीजन है बल को पेयर के फॉर्म में लगने वाला, ये न्यूटन के नियम के अंतर्गत भी आता है। उन्होंने हमेशा बताया था क्या कि बल कैसे होते हैं, पेयर में आते हैं, थर्ड लॉ में। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें घटित हो रही हैं, और हमने यहाँ जाना कि बल पेयरिंग होंगे, यानी ये दोनों बल कैसे होंगे, बराबर होंगे, और इस तरह से इसके नेचर को समझा, और हमने फिर इसके अनुदिश होने की बात कही। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम वैद्युत बल के बाद के सदिश रूप को देखेंगे, स्थिर वैद्युत बल के वेक्टर फॉर्म को देखेंगे, और फिर हम वैद्युत क्षेत्र और स्थिर वैद्युत एनर्जी की बात करेंगे। तो अभी के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।